सबको कहेंगे कि भाई जहां जहां हो गया वहां पर एकदम बिल्कुल संपर्क कीजिए और अपना एजेंडा जो है उस एजेंडा के साथ चलिए। दिल्ली में भी काम हो रहा, झारखंड में आज के हम लोगों के इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी उपस्थित हुए। उनकी बात आपको, झारखंड कैसा चल रहा है? झारखंड में झारखंड की सरकार नहीं है। कहने के लिए दो लोग हों, ऊपर से लोग चला रहे हैं, ऊपर से चला रहे हैं। और जो हालत है, और मैं तो जानता हूं बाबूलाल मरांडी जी अनवरत और निरंतर जो कुछ भी गलत होता है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं। और जनता का जेवीएम के साथ मिलकर काम कर रहा, अन्य दलों का भी समर्थन मिलता है। अभी हाल में जो घटना घटी, जिस तरह से जमीन के अधिग्रहण को लेकर, हम सब लोग झारखंड वासियों के साथ हैं। और आज बाबूलाल मरांडी जी उपस्थित हुए हैं। दुमका में भी ये धरना पर बैठने वाले हैं, कार्यक्रम करने वाले, हम भी वहां पहुंचेंगे। मैंने तो वहां भी जाकर के कहा कि अरे भाई रघुवर दास जी कुछ अपना भला चाहते हैं, ऊपर से गिर गया, आसानी से अपने आप आ गया भाग्य भरोसे, तो अगर इस पर कुछ दिन रहना चाहते हैं तो कर दीजिए लागू शराब। तो सुनता ही नहीं, उल्टा हम ही पर बोलते रहते हैं। हम चिट्ठी लिखे कि भाई पड़ोस के इलाकों में, बॉर्डर एरिया में थोड़ा शराब पर रोक लगाइए, तो वो अपना पूरा का पूरा वहां और सप्लाई बढ़ा दिया। तो हमने तुमको कह दिया झारखंड में तैयार रहिए, आप तो लागू नहीं कीजिएगा, झारखंड में लागू होगा। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में झारखंड में सरकार और वो शराबबंदी के लागू। वह सब लोग सब जगह के आ गए हैं यहाँ। मुझे बेहद आप सब लोगों को देख करके खुशी है। और एक बात ध्यान लीजिए, बिहार में जो काम हो रहा है बड़ा दुष्प्रचार हो रहा है। अरे बिहार में कानून का राज है, कानून का राज रहेगा। और एक तरफ लोग दरार है, महागठबंधन दरार है। अरे कोई दरार उरार नहीं, बड़ा अच्छी एकता है, बहुत समझदारी है, कहीं कोई गड़बड़ काम करने के लिए कोई दबाव नहीं। ये सब दिमाग से निकाल दीजिए, कुछ नहीं। वही होता है जो होना चाहिए, जो नहीं होने लायक है वो नहीं होगा। ये सबको मालूम है, सबको मालूम है। और हमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है। और एक बात ध्यान लीजिए, हम तो लोगों ने बैठा दिया और हम काम कर रहे हैं। पूरे महागठबंधन का सहयोग है, समर्थन है, सब एकजुट होकर के काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। अरे हम सेवा करने आए हैं, हम सेवा करते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में जनता की सेवा करते हैं। हम कोई मुख्यमंत्री पद पर नौकरी करने नहीं है आए, हम तो सेवा करते हैं। तो सेवा करेंगे, और जब तक सेवा के लायक रहेंगे सेवा करेंगे, और जब सेवा के लायक नहीं रहेंगे तो हम क्या का सेवा करेंगे, घर बैठ जाएंगे। लेकिन जब तक हैं काम करेंगे, जनहित में काम करेंगे, कानून का राज है, कानून का राज रहेगा। ये लोग बड़ा प्रचारित करते हैं। मैं खाली आपको बता देना चाहता हूँ, जरा बाहर से भी आ जान। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो का 2014 का जो फिगर था उसने बिहार में घूम घूम करके बताया था। अब 2015 का आंकड़ा आ गया, प्रकाशित हो गया। जितना भी संघीय राष्ट्रीय औसत क्या है, एवरेज नेशनल रेट ऑफ टोटल कॉग्निजेबल क्राइम, भारतीय दंड विधान के तहत दर्ज संघीय अपराधों का राष्ट्रीय औसत दर, यानी अपराध की संख्या प्रति लाख की आबादी पर क्या है। देश में 1 लाख की आबादी पर कुल कितने संघीय अपराध होते हैं? 2015 का फिगर आ गया है
पूरे देश का औसत है 1 लाख की जनसंख्या पर अपराध की संख्या का 234.2 234.2 ये है नेशनल एवरेज। और बिहार का कितना है अपराध दर? नेशनल एवरेज है 234.2 और 2015 के प्रकाशित आंकड़े जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का देश भर का 234.2 और बिहार का एवरेज 1 लाख की आबादी पर क्राइम का संख्या कितनी है? 171.6 171.6। देश का औसत 234, हमारा है 171। लास्ट ईयर क्या था पता है? बता दें। अभी हमारा स्थान है 22वां है 2015 के प्रकाशित आंकड़ों के हिसाब से अपराध दर। और पता है 2014 में कितना था नेशनल एवरेज? इस बार तो हो गया 234, पिछले साल था 229.2। बढ़ गया, देश में क्राइम का रेट बढ़ गया। एवरेज 229 से बढ़कर हो गया 234। और बिहार में लोग रोज बयान देते हैं। दरअसल पूछिए तो बयान के लिए जगह आरक्षित मीडिया, बयान बहादुरों के लिए स्थान आरक्षित, रिजर्व है, स्पेस रिजर्व है। रोज बयान आता है। हमको तो बयान देने आता नहीं, हम क्या के लिए बयान दें? संजय अच्छा से जवाब दे देता। 229.2 से बढ़कर हो गया 234.2 देश भर का। और बिहार का क्या हुआ? लास्ट ईयर था 174.2, उससे घट करके हमारा हो गया 171। ये है आईना, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का ये रिपोर्ट है। ये है आईना, देख लीजिए। इधर घटना उधर घटना, खूब पब्लिसिटी, उसके आधार पर क्राइम रेट नहीं तय होता। क्या स्थिति? बिहार का स्थान 22वां। जरा जानिएगा कि किसका किसका क्या है, डरना चाहिए। टॉपर कौन है? टॉपर कौन है? दिल्ली। नाक के नीचे, नाक के नीचे, केंद्र सरकार के नाक के नीचे, उनके हाथ में है। दिल्ली की प्रदेश सरकार के हाथ में नहीं है पुलिस, केंद्र सरकार के हाथ में। हाईएस्ट क्राइम रिकॉर्ड दिल्ली पहला, मध्य प्रदेश तीसरा। कौन है मध्य प्रदेश? हरियाणा 5वां, महाराष्ट्र 9वां, छत्तीसगढ़ 12वां, गुजरात 16वां और बिहार में 22वां। यहाँ कानून का राज, लोग कहते हैं जंगल राज, यानी बिहार में जंगल राज है। 1 नंबर पर जहां है क्राइम, वहां है मंगल राज। यही है इन लोगों का अफवाह झूठ। मैं किस किस चीज को बताऊं? सारा माहौल बिगाड़ करके। और ठीक का मूर्ति का विसर्जन होता, पहलान होता। हम सब लोगों से अपील करते हैं, भाई शांति बना करके रखें। लोगों को अपने अपने मान्यताओं के मुताबिक धार्मिक अनुष्ठान करने का इस देश में अधिकार है। सब एक दूसरे की इज्जत करें। ये आपस में लड़ने से कोई फायदा, क्या फायदा? बहुत लोग भड़काने की कोशिश करते हैं। और आजकल तो मत पूछिए, तरह तरह की बात करके लोग भड़का देते हैं। अब इन दोनों देखिए ना क्या डिबेट चल रहा है। मैं फिर एक बात की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहिए। डिबेट होना चाहिए था किसान की दुर्दशा, डिबेट होना चाहिए दलित उत्पीड़न, डिबेट होना चाहिए था बेरोजगारी, युवाओं की बेरोजगारी पर। लेकिन डिबेट किस चीज पर?
कॉमन सिविल कोड, ट्रिपल तलाक, हम देखते अखबार में पढ़ते उठते, लेकिन हेडलाइन मार दिया। हमने जब पूछा कि ट्रिपल तलाक पर क्या राय है, हमारी राय क्या है। 96 में जब भाजपा के साथ हम लोगों की बातचीत हुई तो पहली शर्त हम लोगों की थी, 3 शर्त थी। अयोध्या मसले का समाधान या तो आपसी बातचीत से होगा या कानून अदालत के फैसले के मुताबिक होगा। संविधान से जम्मू कश्मीर के लिए जो धारा 370 का प्रावधान है उसको हटाने की बात नहीं होगी। और तीसरी बात, समान आचार संहिता कॉमन सिविल कोड थोपने की बात नहीं होगी। हम लोग स्टैंड साफ करते हैं, ट्रिपल तलाक और महिलाओं की बात करते हैं, छोड़ दीजिए। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों पर आज के आधुनिक संदर्भ में महिलाओं के अधिकार को देखते हुए वे निर्णय लें, उनको निर्णय लेने दीजिए। आप कौन होते हैं सबक सिखाने वाले? दूसरों को सबक सिखा और अपने गुनाह में क्या किया। आज क्या हालत हो गया गुजरात का, जब वहां के उस दलित समाज के लोगों ने रिफ्यूज कर दिया कि अब हम नहीं, मरे हुए गाय का भी चमड़ा नहीं हटाएंगे, तो क्या हाल हो रहा वहां के वातावरण। अरे भाई, जो हजारों साल से जो ट्रेडिशनली जो काम कर रहा है उसको भी काम करने से गाय के रक्षक बने हैं। मैं पूछता हूं, सड़क पर ही गाय भैंस कैसे मिलती है? गौ रक्षकों का शासन चल रहा था, एक गाय भैंस जो भी अगर लावारिस घूम रहा उसको सुरक्षित रखना चाहिए था, कहीं ना कहीं गौशाला बना करके। गौ रक्षकों को करना चाहिए था उनकी रक्षा, रखना चाहिए उनको। और हम लोगों को कोई उपदेश सुनने की जरूरत नहीं, हम तो खुद ही गाय पालते, हम तो किसान पृष्ठभूमि से आते। और हमारे यहाँ जो गाय दूध देना भी बंद कर देगी उसको भी जीवन पर्यंत रखेंगे, खिलाएंगे, सेवा करेंगे, उसको घर से निकाल नहीं देंगे। और ये लोग क्या हालत बना कर करें? आप कौन होते हैं थोपने वाले? और हम लोग तो इसके बारे में बहुत स्पष्ट राय रखते हैं। कॉमन सिविल कोड थोपने की बात नहीं होनी चाहिए, वो एक विचार है संविधान में लिखा हुआ, वो दीजिए उनके ऊपर, वो सोचेंगे अपने परिवेश में। आप कहिएगा तो उनके मन में प्रतिक्रिया होगी, लेकिन वो खुद सोचेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में निर्णय लेंगे, वो स्वतंत्र है। लेकिन आपको भी आप मजाक उड़ाइएगा, क्या क्या करते हैं? क्यों अंबेडकर साहब को हिंदू धर्म छोड़ करके बुद्धिज्म को स्वीकार करना पड़ा? क्यों स्वीकार करना पड़ा? आज जो हिंदू धर्म के रक्षक, तथाकथित रक्षक, आप बताइए, हमने तो क्या क्या नहीं झेला, हम झेलने के लिए तैयार रहते हैं। आप लोगों में से क्या लोगों को याद होगा, भूल गए होंगे साहब, अभी बिहार में अप्रैल महीने में इतना अग्निकांड, इतनी आग लगने की घटनाएं हो रही थी कि हमने आपदा प्रबंधन विभाग को कहा, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कानून के हिसाब से हम अध्यक्ष भी है राज्य में। देश भर में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो अगर लगातार आग लग रही है, इतनी आग कभी लगी नहीं, तो हम बैठ करके देखते रहेंगे, सोचेंगे नहीं, अध्ययन नहीं कराएंगे क्या हो रहा है, कब हो रहा। पता चला साहब, सब आग लगने की घटना 12 से 4 बजे के बीच में हो रही। तो हमने अधिकारियों को कहा कि आप लोगों को परामर्श जारी करिए, एडवाइजरी इशू करिए कि भाई 11 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में खाना मत बनाइए। गांव देहात में अगर आप लकड़ी पर या गोईठा पर या भूसी पर खाना बनाते हैं, गैस पर खाना बनाते हैं, कोई बात नहीं, वो कितना परिवार है, एडवाइजरी इशू करिए। दूसरी बात, पता चला कि उस समय बड़ा लोग धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं, यज्ञ करते हैं। एक जगह ऐसे ही हवन चल रहा था और दोनों दलित समाज के एक हवन कर रहा था, उसे जो चिंगारी निकली, घरों में आग लग गई और 12-13 एक ही दलित परिवार के लोग मर गए। तो हमने दूसरा भी सलाह दिया,
एडवाइजरी इशू कराया कि भाई ये दिन में हवन वगैरह का काम को अवॉइड करने की कोशिश करिए, करना भी है तो पूरा पानी वगैरह का इंतजाम है। साहब क्या हुआ? और उसके बाद हम जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम का समापन अंतिम 1-2 सप्ताह बचा था, उसमें बैठे अचानक मैं इसका कागज पढ़ रहा था, एक ने मेरे ऊपर चप्पल फेंक दिया। अब पुलिस वाले लगे पकड़ने के लिए, खबरदार इसको कुछ मत करो। चप्पल देखा, मैं कहा चप्पल फेंका वो, कहां से आया, क्या चप्पल फेंका, क्या किया कहा क्या हवन रोक रहे हिंदुओं के खिलाफ। हम उसे पूछा कि हम क्या हैं, हम क्या हैं, तुम बड़े हिंदू के बड़े हो नेता, जरा बताओ हम क्या। साहब बताइए लोगों का मन कितना पॉल्यूट किया जा रहा है। किसी को सही बात भी कहिए तो बुरा लगता है। हवन पर कहां हवन पर रोक है, और ये रोक हम लगा सकते हैं? हम लोगों के जैसा सोच वाला व्यक्ति न मूर्ति पर रोक लगाएगा, न हवन पर रोक लगाएगा, न जुलूस पर रोक लगाएगा, न ताजिया पर रोक लगाएगा, किसी चीज पर रोक नहीं लगाएगा। हम तो सिर्फ यही आग्रह करेंगे कि अपने अपने मत के मुताबिक चलिए कीजिए, लेकिन दूसरे की भी इज्जत करिए, मिलजुल कर चलिए। और बिहार में भी एक से एक उदाहरण है, लोगों ने मिलजुल कर आपसी सहयोग के साथ किया, लेकिन कुछ जगहों पर लोग भड़काने की कोशिश करते हैं। तो आप सबसे यही आग्रह है कि भाई इसमें सचेत रहिए। और हम शुरू से कहते हैं, सबसे बड़ी बात है कि जुबान चलाइए। जब तक जुबान नहीं चलाइएगा, मुखर नहीं होइएगा, तब तक आप अपनी बातों को मजबूती के साथ समाज में लागू नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, जो समाज को तोड़ने वाले तत्व हैं, कान फूंकते रहते हैं, कनफुकवा लोग। जहां देखिए वो कनफुकवा घुसा है किसी टोला मोहल्ला में, 5 आदमी इकट्ठा होकर तुरंत पहुंच जाएगा। या तो कनफुकवा आपको देख के भाग जाएगा, नहीं तो पहले छोड़ा रहेगा तो उसका कान फूका है, उसका कान बढ़िया अच्छी अच्छी बात सुना करते। जो कान में तीखी बातों को डाला है, उसकी जगह पर मधुर बातों को सुना करके उसके कान से के तीखेपन को खत्म कर देंगे, उनका मन मिजाज ये जरूरी है। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, जो मैंने राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी कहा कि देखिए हम लोगों का एजेंडा अलग है, गांधी लोहिया जयप्रकाश के रास्ते पर चलने वाले, कुछ लोगों का एजेंडा अलग है। भाई आप देख लीजिए, देश की आजादी की लड़ाई में जिनका कोई योगदान नहीं है, जब तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया तो उसके लोग पक्षधर नहीं थे, खिलाफ थे, वे आज तिरंगा की वकालत करते थे। मानो वही इसके सबसे बड़े वकील है, बाकी सब विरोधी है। अरे कम से कम तिरंगा को मानने तो लगे। 70 साल पहले इसको मानते ही नहीं थे, आज मानने तो लगे, मानने तो लगे। लेकिन इनका तर्क है, इनका तौर तरीका है, अब ये राष्ट्रभक्ति, ये सब चीज को की परिभाषा देने लगे। इसके बारे में अपनी राय कहना विजेंद्र बाबू ठीक है, लेकिन क्योंकि जम्हाई ले रहे जिसने नाम लिया, मेरा क्या जानते हैं, हमारी बात आप लोग सुनते हैं, ये जो मंच के नेता लोग हैं मेरी बात नहीं। ये हमको इस लायक नहीं मानते कि बात लेकिन भाई आप लोग सुनते हैं, यही हमारी पूंजी है, यही हमारी एक बात मैं कह रहा था कि ट्रैप पे नहीं पड़ना, उनकी बात पर अपनी राय रख देना ठीक है, लेकिन हमें अपने पॉलिटिकल लाइन को आगे बढ़ाना है। हम लोगों की जो राजनीतिक विचारधारा उसको लेकर आगे चलना है। हम किसान के मुद्दे को, समाज की एकता के मुद्दे को, देश की एकता के मुद्दे को, ये जो समाज सुधार के लिए इतना बड़ा काम हुआ शराबबंदी का, इन सारे मुद्दों को लेकर अपनी बात समाज में कहते रहेंगे
हम दूसरों की बात पर प्रतिक्रिया देने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, हम अपना काम करेंगे। और देश पर अगर कोई खतरा आएगा रहेगा, हम सब एकजुट होकर केंद्र के साथ रहेंगे। लेकिन बाकी उसको इंटरनल पॉलिटिक्स का एजेंडा जो बनाना चाहते हैं उसके ट्रैक पे हम नहीं जाएंगे, हम अपना जो विकल्प का एजेंडा है उस पर चलेंगे। और मैं तो अपनी पार्टी में ये कह सकता हूं, दूसरे दल को तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन उनके ट्रैप में पड़कर हम विकल्प नहीं तैयार कर सकते। हम जो अल्टरनेटिव डिस्कोर्स है उसके सहारे ही विकल्प खड़ा कर सकते हैं। और आज वक्त की मांग यही है, चलिए गांव-गांव में, कस्बे में, शहरों में, सब जगह जाकर जो आज लोगों की जरूरत है, भारत की जो आवश्यकता है, उसको लेकर हम लोगों के बीच में जाएं और उस पर मजबूती से अपनी बात कहें, तब जाकर धीरे-धीरे विकल्प तैयार हो। और सबसे बड़ी चीज है धैर्य। और कुछ सीखना तो चाहिए, नहीं बताइए, जिनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं, 1925 में स्थापित हुआ, 47 में आजादी मिली, और धीरे 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 अपने काम के प्रति निष्ठा रखते हुए कंसिस्टेंसी रही है, उसका नतीजा देख लीजिए क्या हो गया। हम लोगों के नेता लोग तो एक से बड़े रहे हैं, अपने आप में संस्था रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने जो लगातार अपना काम किया, अपनी बात फैलाई, आज उसके चलते हम पहुंचे। तो हम लोगों का भी फर्ज है हम अपने संगठन पर जोर दें और हम भी धैर्य के साथ जो अल्टरनेटिव डिस्कोर्स है समाज में, समरसता का, प्रेम का, भाईचारे का, सद्भाव का, उसके साथ लेते हुए सबकी इज्जत का, न्याय के साथ विकास का, सबके सम्मान का, नारी के उत्थान का, सबके अधिकार का, इन सारे मुद्दों को लेकर और समाज के सुधार का, इन सारे मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में चले, अपनी बात कहें। और मैं इतना ही आपको कह सकता हूं, आप किसी भी क्षेत्र में कथनी और करनी का आप कोई ऐसा जगह जहां अंतर न हो, उसके बारे में अगर कोई रिसर्च करना चाहे तो बिहार में आकर के अनुसंधान कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए। यहाँ तो हम लोग बोलते हैं उसको करते हैं, जो नहीं कर सकते उसको हम बोलते ही नहीं। लेकिन आज का जमाना तो कुछ और है, लोगों को मालूम है कि बोलने में क्या जाता है, जो मन करे बोलो, बाद में कह दो तो जुमला था। लेकिन हम लोग ये काम नहीं कर सकते। हम लोगों ने कहा 7 निश्चय तो लागू कर, शराबबंदी तो लागू करें, शिकायत निवारण का कानूनी अधिकार तो लागू करें, जो कहते हैं उसको करने की कोशिश करें। तो आप सबका साथ मिलता रहा है और आज देश भर के जो हम लोगों के पार्टी से जुड़े लोग यहाँ भी आए हैं, मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। और इसी चीज को लेकर, संदेश को लेकर आप आगे बढ़िए, धैर्य के साथ आगे बढ़िए, जरूर सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। कभी कभी दिखता जिस बात में दम नहीं होता, विचार की ताकत के बदौलत कुछ हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर अपना काम निरंतरता के साथ आप करेंगे। और आज देख लीजिए ना, कौन सा स्कीम है, एक बात की चर्चा जरूर करके अपनी बात खत्म कर सकते हैं। लोग नमामि गंगे की बात करते हैं, भाई गंगा की पवित्रता और स्वच्छता की बात करते हैं तो गंगा की अविरलता के बिना वो संभव नहीं है। पर्यावरण की रक्षा जरूरी है। आपने देख लिया इस बार बिहार में जो गंगा नदी से तबाही हुई है, फ्लड आया, उसका कारण है कि हमारे गंगा नदी में अब जल अधिग्रहण क्षमता उतनी बची नहीं, इतना ज्यादा सैनिटेशन हो चुका है। फरक्का का बराज बना था, डैम बना था उसके चलते, और अब तो यूपी में अनेक जगहों पर बराज बनाकर लोग सोच रहे हैं कि भाई हम इलाहाबाद से फरक्का तक का नेशनल वाटरवे नंबर 1 बनाएंगे। हम लोगों ने इसका विरोध किया है। अविरलता के बिना स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता है। गंगा की अविरलता के साथ छेड़छाड़ मत करिए। अगर उसमें अनेक आप बनाने लगेंगे बराज, तो गंगा नदी की अविरलता छिन्न भिन्न हो जाएगी और
यह कई बड़े तालाबों में परिणत हो जाएगी। क्या होगा पर्यावरण का? अगर गंगा नहीं बचेगी तो देश कैसे बचेगा, लोग कैसे बचेंगे? तो सारे सवाल हैं, हम लोग इन सब चीजों को लेकर लोगों के बीच में जाएं, उनके ट्रैक में फंसने की कोई जरूरत नहीं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने पॉजिटिव एजेंडा के साथ लोगों के बीच में जाएं, काम करें, और यही धीरे धीरे जो नहीं करने वाले लोग हैं, जो सिर्फ बोलने वाले लोग हैं, लोग उनको समझ जाएंगे और विकल्प तैयार होगा। यही इसका एकमात्र रास्ता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ पार्टी को विस्तार देने में आप सब पूरा समय लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।